अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। चलो जी, एमएफए कहां से आ गया? बीआईए का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ये सबसे तगड़ा चैप्टर है वॉल्यूम वाइज, और इसमें से 15 से 20 नंबर का सवाल पक्का आता है और अच्छा तगड़ा सवाल होता है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह काफी करके तो ये आपको अच्छे नंबर देने वाला सवाल है। वैसे मैं इसको जो कहता हूं वो कहता हूं लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ये मेरे हिसाब से इसका ये नाम बनता है। लेकिन आईकेएफ की बुक में और उसमें जिसको नाम दिया हुआ है वो भी लिख देता हूं। उसमें इसको कहा हुआ है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। मैं इसको वैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बोलता हूं, और मतलब हम जब ये सब पढ़ रहे हैं तो मैं इसको यही कह रहा हूं कि हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफिशियली आईकेएफ की बुक का नाम है मैंने वो भी बता दिया। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग तो आपके बाएं हाथ का खेल है और वो आप कर भी आए, पास भी पेपर हुआ पड़ा है। बस ये ऐसे, बस ऐसे। और सवाल कौन सा आया था वैसे? नहीं आया था ना यार, फर्दर प्रोसेसिंग था। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग था। और स्पेशल ऑर्डर भी था कोई? नहीं था। हाँ, फर्दर प्रोसेसिंग था बस। कहां पहुंचे? मैं क्या बता रहा था भाई? हाँ, मैं कह रहा था कि आप पास हुआ पड़ा है, बस चीते चीतियां आप हो चुके हैं डिसीजन मेकिंग के। उसमें ना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग थी। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि हम जो भी फैसला कर रहे थे उसके इफेक्ट्स बस अगले 12 महीने के अंदर अंदर ही देख रहे थे। अब हम जो भी फैसला करेंगे उसके इफेक्ट्स मल्टीपल ईयर्स में जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं। क्या क्या फैसले हो सकते हैं? हमने कोई नया प्लांट सेटअप करना होगा, कोई नया प्लांट लगाना होगा। तो अगर वो नया प्लांट लगाएंगे तो उसकी तो फिर प्रोडक्शन, उसकी यूजफुल लाइफ तक चलेगी, तो मल्टीपल ईयर्स इन्वॉल्व हो गए। फिर हो सकता है हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो। अब अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी कुछ 6-7 महीने में थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो भी कई साल तक चलेगा। कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हो सकता है। एक्सपेंशन के डिसीजन हो सकते हैं, वो भी प्लांट सेटअप ही है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे होंगे शायद जो पिछली दफा ना रिजल्ट से पहले थे एमएफए में और किसी जरूरी काम से फिर वो चले गए थे, वो फिर पेपर ड्रॉप कर गए थे, तो वो ये चैप्टर पढ़ के गए होंगे। तो इसमें एडिशन है, इसमें एडिशन हुई है, यानी इसमें बहुत गैर अखलाकी एडिशन है। पता नहीं इसको वो एग्जामिनर कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि बीएफडी के ही सवाल डालने शुरू कर देगा। बहरहाल इसमें एडिशन है। वो लोग जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं और उन्होंने ये लास्ट सेशन में चैप्टर पढ़ लिया था, तो एडिशन है इसमें। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है आप लोगों ने क्यूएम में? नाम सुना है? नहीं, क्या पढ़ा नहीं हुआ? अच्छा, आसान था मुश्किल था? ग्राफ बनाया,
अच्छा, हाँ तो वो है लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें ऐड हुई है। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन हो सकते हैं, बल्कि नहीं वो अलग से हेडिंग दूंगा, नहीं अभी नहीं देता। कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल एसेट्स, यानी हम फलाना प्लांट लाएं या फलाना प्लांट लाएं, उनका कंपैरिजन हो सकता है। फलाने की लाइफ इतनी है, फलाने की लाइफ इतनी है, फलाने की मेंटेनेंस पे इतना खर्चा है, फलाने की मेंटेनेंस पे इतना है, तो हम एसेट्स में से चूज कर रहे होंगे। अब ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इनको मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन इसलिए कह रहा हूं कि जो भी हमने हरकत की उसका फिर इफेक्ट मल्टीपल ईयर्स तक जाएगा। तो जिस तरह शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हम लोग उस काम को प्रपोजल या जॉब कह रहे होते थे, और भी कोई नाम, क्योंकि मुझसे डिफरेंट टीचर से पढ़े हुए बच्चे भी हैं, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन में उसको काम को क्या नाम देते हैं? प्रपोजल, जॉब, पता नहीं क्या, और यही नाम है या और भी कुछ बोलते हैं? यही है ना। तो यहां पर हम उस चीज को प्रोजेक्ट कह रहे होते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में जॉब या प्रपोजल कह रहे होते थे, या अगर स्पेशल ऑर्डर वाला सवाल था तो कस्टमर का ऑर्डर कह रहे होते थे। यहां पर इसको प्रोजेक्ट कहते हैं, इनको हम प्रोजेक्ट कह रहे होंगे। इसीलिए आईकैप की बुक में जो चैप्टर का नाम है वो प्रोजेक्ट अप्रेजल है। यानी जो हमारा डिसीजन मेकिंग का टॉपिक होगा ना, हम सवाल के अंदर ये फैसला करने लगे होंगे कि प्लांट सेटअप करें कि ना करें, तो हम उसको एक प्रोजेक्ट कह रहे होंगे। हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करें कि ना करें, तो हम जिस चीज को इस वक्त इवेल्युएट कर रहे हैं कि करें या ना करें, वो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट का नाम इस्तेमाल हो रहा होता है। इस चैप्टर में वैसे तो तकरीबन सेम स्टाइल है करने का, लेकिन फिर भी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी हो रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट का वर्ड क्यों बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट? क्योंकि लॉन्ग टर्म चीज है ना, खर्चा करना होगा तो उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का वर्ड। तो अक्सर सवाल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे। और फिर इसमें आपका फेवरेट कंटिन्यू और शटडाउन डिसीजन भी हो सकता है। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है, ये तो एक काम जो चल रहा है उसको चलाए रखें या बंद कर दें, तो ये भी एक डिसीजन हो सकता है। इसके हैं 2-3 तगड़े सवाल हैं इसके। फिर जो नई चीज ऐड हुई है अब उनको बता रहा जिन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, और कैपिटल राशनिंग डिसीजंस। ये 2 चीजें नई हैं जो लोग रिपीट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में भी जो बच्चे सुन रहे हैं, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 की स्पीड पे सुनते हैं तो कुछ लफ्ज भी इधर उधर गिर जाते हैं। तो ये इस दफा नई चीज है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन और कैपिटल राशनिंग डिसीजन। ज्यादा सवाल चूंकि इसके हैं, इसके 1-2 ही हैं, जब इस पे मेहनत कर लेंगे तो फिर उसी मेहनत को यहां भी यूज कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं इस चैप्टर की जो बेस बना रहा हूं ना, इस चैप्टर में जो सारी मेहनत करने लगा हूं वो मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के नाम से करने लगा हूं। पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की मेहनत करने लगे। इसको मैं नंबरिंग ही दे देता हूं ताकि ऑनवर्ड्स आपका
नोट्स में रेफरेंस रहे। मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से स्टार्ट कर रहा हूं। इनको मैंने अलग हेडिंग्स इसलिए बना दी, अगर ना भी बनाता तो जो मेहनत इसमें करा दूं, अगर मैं ये हेडिंग्स ना भी देता तो जो मेहनत इसमें करा दूंगा इसमें भी वही मेहनत इस्तेमाल होनी है। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस, कुछ डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी एक अलग हेडिंग बना दिया। तो मैं इस वक्त बेस जो सारी मेहनत चैप्टर की तैयार करने लगा हूं वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे तैयार करने लगा हूं। जब इसकी मेहनत पक्की हो जाएगी फिर प्रैक्टिस में ही कंटिन्यू शटडाउन भी कर लेंगे, और जब ये काम पक्का कर लेंगे फिर इस पे आ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो ट्रेडिंग है, जिंदगी का मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर बिजनेस करना चाहेगा तो वो तभी करेगा जब जितना पैसा खर्च करेगा उससे ज्यादा कमाएगा। तो उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव वही है कि बिजनेस कमाना, प्रॉफिट ही चाहता है। लेकिन अब अगर डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है तो कोई डिसीजन मेकिंग के तरीके भी होंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स होंगी, ज्यादा हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये 3 ही हैं। एक सस्ती सी टेक्निक है, और एक ज्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन है, उनको मैं डीसीएफ कहूंगा। बेसिक में जो आपके सिलेबस में चीज है वो एक ही है, वो है पे बैक पीरियड। और डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। इसमें एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको प्यार से एनपीवी कहते हैं, और एक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको प्यार से आईआरआर कहते हैं। पहले सस्ती सी टेक्निक करके इसको फारिग करते हैं। पे बैक पीरियड, ये नोटेड बेटे? अच्छा, चूंकि चैप्टर अब ऑफिशियली हेडिंग देके शुरू किया है तो बेशक यहां दोबारा लिख लें कि 15 से 20 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से। इस चैप्टर की हेडिंग के साथ ही लिख लें ताकि इसकी इज्जत और अहमियत का अंदाजा हो। 15 से 20 मार्क्स का एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाय पियेंगे आप लोग? हाँ, तो क्लास खत्म कर दूंगा फिर चले जाना है, फिर पी लेना जाके। वो नोटेड? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड
सस्ती सी टेक्निक इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये इतनी कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। इसमें जो डिसीजन मेकर है ना, वो बस ये जानना चाह रहा है कि मैं अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा दूं, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई फैक्ट्री बनानी है, नया प्लांट खरीदना है, उसको प्रोजेक्ट कह रहे हैं हम। बिजनेस का मालिक ये फैसला करना चाह रहा है कि हम जिस प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हैं, तो एक तो और ज्यादा अच्छा तो ये है जानना कि प्रोजेक्ट कमा कर कितना देगा, और हम डीसीएफ टेक्निक्स में यही करेंगे। लेकिन एक सस्ती सी टेक्निक ये है, बस जल्दी जल्दी से, कि सेठ साहब पूछेंगे हमसे कि यार ये पैसा जो मुझसे तुम लगवा रहे हो, ये मुझे वापस कब मिल जाएगा। इसको पे बैक पीरियड कहते हैं। यानी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, मेरा पैसा कब वापस आ जाएगा, और जो उससे ऊपर बाद में पैसा आएगा वो तो सारा ही एक्स्ट्रा होगा ना, तो मेरा पैसा कब वापस आ जाएगा, कब वापस आ जाएगा। तो पे बैक पीरियड वो एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है जिसमें उम्मीद है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। ये वो एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड है जिसमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट उम्मीद है कि रिकवर हो जाए। इसकी कैलकुलेशन पे आता हूं, पहले आसान काम बताता हूं। डिसीजन रूल क्या होगा, यानी हमने सेठ साहब को बताया कि सर 3 साल लगेंगे, तो फिर क्या फैसला करेंगे उस पर। क्योंकि अगर देखें डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या है, ये बुजुर्गों ने बना दिए फार्मूले, अब इससे क्या खिदमत हो रही है इन्वेस्टर की, उसको इनकी मदद से डिसीजन करने में आसानी होगी ना। तो अब हमने उसको कैलकुलेट कर दिया कि 3 साल लगेंगे, तो फिर क्या डिसीजन करें, 3 साल लगेंगे तो क्या है, यही जिसको। अच्छा, अगर हम किसी एक ही प्रोजेक्ट के हाँ या ना का फैसला कर रहे हैं तो 3 साल लगेंगे, तो फिर तो हाँ या ना, ठीक है। तो 4 5 6 है, पैसा बहुत है, पैसे का मसला नहीं है। और है, हाँ, सेठ साहब कब तक वापसी चाहते हैं, उन्होंने कुछ तो स्टैंडर्ड दिमाग में रखा होगा। तो अगर उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया करूंगा जहां पर बस मैक्सिमम 4 साल में पैसा वापस आ जाए, तो अब इस प्रोजेक्ट में हमें लगता है 3 साल में आ जाएगा, तो सही है, अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर प्रोजेक्ट का पेबैक कम है, बराबर भी चलेगा, कंपनीज रिक्वायर्ड या स्टैंडर्ड कह लें, क्योंकि कम टाइम लगे तो अच्छी बात है। तो प्रोजेक्ट का पेबैक अगर कम होगा तो अच्छा है। अच्छा, एक तो हो गया कि हम जिस प्रोजेक्ट को अप्रेस कर रहे हैं उसको हाँ या ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और उनमें से चूज करना हो, तो कौन सा चूज करें जिसका पेबैक कम होगा।
तो फिर वो प्रोजेक्ट अच्छा है जिसका पेबैक सबसे कम है। ये हो गया इसका डिसीजन रूल। इसीलिए तो कह रहा हूं सस्ती सी टेक्निक है ये। बस सेठ साहब जल्दी में थे, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बताओ पैसे कब आएंगे, तो जल्दी जल्दी में उनको ये जवाब दे दिया। बाकी असल में फैसला फिर वो इसकी बेस पे ही करेंगे। बस एक मेथड है, सवाल में टेस्ट हो सकता है इसलिए बता रहा हूं, वरना ये इतना इफेक्टिव नहीं है मेथड। वरना प्रैक्टिकली मेन यही इन्हीं की बेस पे होता है IRR और NPV। अब अगली चीज के पेबैक कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन ना बहुत आसान है और वो आप खुद ही कर लेंगे। तो मैं इसमें अंग्रेजी एज सच कोई नहीं लिखवा रहा, आपको 3 सवालों से सिखा रहा हूं, वो आप खुद ही कर रहे होंगे। ये इतना सिंपल है कि इसमें मेरे लिखने का वाला कुछ नहीं है, सवाल सॉल्व करेंगे तो बस उसका आंसर मिल जाएगा। 3 सवालों से सिखाता हूं ये। तीन एग्जाम्पल से पेबैक की कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। बताएं। पेबैक पीरियड है कि 200 मिलियन हम लगाएंगे तो प्रोजेक्ट हमें 200 कब तक कमा देगा? 4 साल। भाई ये पेबैक है। फिर भी अगर जबरदस्ती इसका कोई फार्मूला बना ही लें तो 4 कैसे निकला? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो। ये पेबैक। तो इस सवाल का आंसर बन गया 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 मिलियन, तो 4 साल।
दोबारा बोलिए। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं तो अभी तो पैसा शुरू में जेब से जाना है, तो इसलिए देखिए दरमियान में पैसा तो फिर अब लगेगा जब कोई एक्सपेंशन होगी मजीद। काम तो शुरू हो गया नीचे इन्वेस्टमेंट से, ये हमें शुरू में पता है, अभी तो सब डिसीजन मेकिंग है, तो अभी तो शुरू की इन्वेस्टमेंट है। अगर हर साल कैश फ्लोज सेम ना हो तो एग्जाम्पल 2, करेक्ट पेबैक कैलकुलेट। जी हाँ जी, 3 साल। इसमें आप फॉर्मेट को भी बना सकते हैं। मैं एक बार फॉर्मेट बना देता हूं। इसमें हमें ना कैश का बैलेंस चेक करना पड़ेगा। इसमें पेबैक ऐसे निकलेगा कि कैश फ्लो, और ये बस एक मुनासिब सा फॉर्मेट है, ये वाहिद फॉर्मेट नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। कैश का बैलेंस बनेगा, उसको हम क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लोज भी कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जब शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 200 नेगेटिव, क्योंकि हम लोग जब इन्वेस्ट करेंगे तो 200 नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे ना। उसके बाद ईयर 1 में कितना आएगा? 60। तो कैश का बैलेंस 140 नेगेटिव रह जाएगा। फिर दूसरे साल में 70 आएगा,
70 नेगेटिव रह जाएगा, फिर तीसरे साल में 70 आएगा, 0 हो जाएगा, चौथे साल में 55 आएगा और पांचवें साल में 35 आएगा, 90। ये मैंने जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखा है ना, ये कैश का टी अकाउंट समझे बनाया है कि जब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तो ये 200 नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, फिर पैसा आता जा रहा है तो हमारा नेगेटिव बैलेंस कम होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या फिर रूल बना लें, पे बैक कौन सा हुआ फिर, जहां क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 हो गया तो ये पे बैक। हाँ भाई, एग्जाम्पल 3 क्या बनाऊं? हाँ, जिसमें इधर कहीं 0 नहीं आ रहा होगा, इसमें 0 नजर नहीं आएगा, वो एग्जाम्पल 3 बनाता हूं। इसको कर लें नोट फिर एग्जाम्पल 3। जी नोटेड। चले पहले आप ट्राई करें। ए और बी दोनों ट्राई करें, जैसे आपको समझ आता है, फिर बताता हूं मैं।
जी जनाब, ये तो बहरहाल बनाना पड़ेगा। 80, 60, 90, 30, 40, 70, 30, 100। पार्ट ए। अब बेशक यहां जीरो नहीं आ रहा, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि पिछले साल तक तो ये नेगेटिव में था। तीसरे साल में 90 आया है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। चूंकि पैसा आया ही तीसरे साल के एंड पे है, तो पे बैक 3 years। इस पे एतराज? अच्छा, मैंने जल्दी आंसर कर दिया, तो आपने सवाल ही लिखा होगा शायद। बी भी कर लिया, बी कर लिया सबने ट्राई। बड़े तेज हैं यार, शाबाश। 2.67। देखें अब ना, बी का मतलब है कि कैश फ्लोज पूरे साल में फैले हुए हैं। जैसे अगर ईयर 3 में 90 मिलियन आया है, तो हर महीने ही पैसा आपको 7-8 मिलियन हर महीने आ रहा होगा। तो हमें, ये मैं बी इधर करता हूं, ये तो बहरहाल बनेगा। और इससे अंदाजा हो रहा है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव तीसरे साल में हुआ है कहीं, यानी 2 से तो ऊपर लगे ही हैं, क्योंकि 2 तक तो नेगेटिव था ना, और 3 में पॉजिटिव हो गया, तो 2 तक तो लगे हैं। तो पे बैक पीरियड होगा
2.2 तो है। अब जो पॉइंट के बाद है वो जो तीसरा साल है, इस पूरे तीसरे साल में यानी पूरे 12 महीने के अंदर टोटल आया 90 मिलियन, जबकि हमें जीरो करने के लिए कितना चाहिए था? 60। तो यहां कहीं आया होगा और ये जीरो हो गया होगा। तो अब पूरा साल 90 है, तो 60 फिर इसका कितना हिस्सा है? क्या करूं? 60/90। जैसे अगर हमें 45 चाहिए होता तो वो आधे साल में मिल जाता। तो 2 पॉइंट से पहले 2 कैसे फैसला करें? जब आखिरी बार नेगेटिव था। और पॉइंट के बाद क्या लगाना है? पॉइंट के बाद लगाना है दिस डिवाइडेड बाय दिस। यानी जिस साल में हम पॉजिटिव शिफ्ट कर रहे हैं तो पे बैक है उससे पिछला साल, पॉइंट दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 60/90 करें तो ये बन जाएगा 6-7 ईयर्स, और ये 0.67 निकला है 60/90 करके। और अगर 2.67 ईयर्स कर लें ये भी काफी है, लेकिन अगर महीने में बताना चाहें तो 0.67 ईयर्स का मतलब है 8 महीने। कैसे 8? 0.67 इंटू 12, वरना 2.67 बहुत है। तो ये 3 ही शक्लें हो सकती हैं इसकी पे बैक के। या तो हर साल बराबर होगा तो फिर ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, फिर एक डिवाइड करके आंसर निकल आएगा। और अगर हर साल बराबर नहीं है तो फिर ये टेबल बनाना पड़ेगा। अगर हमें टेबल में ही कहीं जीरो नजर आ गया तो बस जहां जीरो है वही पे बैक है। और अगर टेबल में जीरो नहीं आ रहा तो जहां पॉजिटिव है 2 उससे पिछला वाला, पॉइंट, पॉइंट के बाद दिस डिवाइड बाय दिस। ये अपने आप को थोड़ा बहुत समझा ही लेते हैं, आइंदा कभी काम आता। चलें और लिखें सवाल, इसमें डेप्रिसिएशन की वैरायटी भी डाल देता हूं। Initial investment required. Initial investment required. 120 million. 120 million. Estimated life of project. Estimated life of project. Five years. Expected residual value. Expected residual value. $20 million.
प्रोजेक्टेड net profits are as follows. ईयर 1 में 18 ईयर 2 में 24, ईयर 3 37, ईयर 4 48 और ईयर 5 27 और हो गए 5 पूरे। अच्छा, ये सवाल जो नोट किया आपने, अपने अल्फाज में एक नोट लिख लें। ये पे बैक के लिए नोट है, यानी आप ये लिखना कि ये सिर्फ पे बैक की बात कर रहा हूं। अगर इन दोनों में नहीं बताया कि कौन सा है तो बाय डिफॉल्ट ये है। इन दोनों में से अगर नहीं बताया कि एंड पे आ रहे हैं पैसे के इवनली आ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इवनली आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पे बैक की बात कर रहा हूं। जो कल आपको डीसीएफ टेक्निक्स बताऊंगा उसमें नहीं होगा ऐसा। ये सिर्फ पे बैक के लिए है। पे बैक के लिए सिर्फ खास है ये बात कि इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो है नहीं बताया तो ये इवनली वाला बाय डिफॉल्ट है। चलें पे बैक निकालें। पे बैक पीरियड रिक्वायर्ड है।